हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पढ़ रहे होंगे। पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, हम लोग का टॉपिक है श्वसन क्रिया में ग्लूकोज। देखिए, श्वसन क्रिया जो होता है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, उस समय क्या होता है ना, जो ग्लूकोज जो होता है ना, उसका क्या काम है, क्यों उत्पन्न होता है, वो पढ़ना है। अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, यानी कि देखिए कोई भी जो अणु जो होता है ना, वो कहाँ पे बनता है? ऑक्सीकरण, यानी कि अणु जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है, ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो ये बताइए कहाँ पे होगा? वो ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि कोई भी जो अणु होता है ना, उसका ऑक्सीकरण कोशिका में होता है, इसलिए उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण कोशिका में होगा तो कोशिकीय ऑक्सीकरण उसे कहते हैं। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन क्या है? देखिए, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यानी कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा? मानव के शरीर के अंदर जो कोशिका होता है उसके अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। ये कैसा प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है। यानी कि देखिए, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है ना, ग्लूकोज जो होता है ना, वो क्या होता है, कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी कि ये ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा कोशिका के अंदर, हम लोग को एनर्जी मिलेगा, तभी तो हम लोग कोई काम कर पाएंगे ना। संपूर्ण कोशिकीय शोषण का दो अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। यानी कि पूरा कोशिकीय शोषण जो होता है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। अब हम लोग को पढ़ लेना है वो दो भाग कौन सा है, ठीक है? तो उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन शायरी सुन लेते हैं, तभी तो पढ़ने में मन लगेगा ना। डर तो एग्जाम में फेल होने से नहीं लगता साहब, कि डर तो एग्जाम में फेल होने से नहीं लगता साहब, डर तो सिर्फ माँ बाप के उदास चेहरे से लगता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण, यानी कि देखिए अभी हम लोग शोषण पढ़ रहे थे ना, यानी कि पूरा शोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वायवीय शोषण, दूसरा है अवायवीय शोषण। अब भैया देखिए क्या है अवायवीय शोषण, क्या है? यह कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। यह ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। यानी कि देखिए, ये जो अवायवीय शोषण होता है ना, ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन की क्या होता है? अनुपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब होता है। और इसको ना अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है इसमें, प्रेजेंट ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या है? उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, इसलिए क्या बोलेंगे? अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। अब को पढ़ना है वायवीय श्वसन। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि देखिए, वायवीय श्वसन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय कोशिका द्रव्य में होता है। यह ऑक्सीजन के उपस्थित में होता है। यानी कि ये कहाँ पे होगा? यानी कि जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा, वहां पे यह पूर्ण होगा, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन। यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा तो ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो इसको करिएगा याद और इसको भूलिएगा मत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक। अब हम लोग का क्वेश्चन है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? यानी कि अभी हम लोग पढ़े हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दोनों में क्या अंतर है? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। और ये टॉपिक थोड़ा सा वीवीआई भी है, एग्जाम में पूछ देता है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा दोनों में। अब देखिए क्या अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन मुख्य मुख्य अंतर निम्नलिखित है। यानी कि देखिए, अब ये दोनों में क्या है ना, जो अंतर कुछ लिखा हुआ है, अंतर निम्नलिखित है। देखिए क्या है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि वायवीय श्वसन जो होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहां पे होगा, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। यानी कि देखिए, ये वायवीय श्वसन जो होता है ना, ये वायु के उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है ना, वायु के अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन वहां पे नहीं होगा तब क्या होगा?
अवायवीय होगा, ऑक्सीजन होगा तो वायवीय शोषण होता है, ठीक है। वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। यानी कि क्या ना, देखिए वायवीय शोषण जो होता है ना सबसे पहले कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसका क्या होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। यानी कि पहले क्या होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, उसके बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन ठीक है। और अवायवीय शोषण जो होता है ना पूरी कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव्य में पूरा हो जाता है। वायवीय शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि क्या ना, जो वायवीय शोषण जो है ना अवायवीय शोषण की तुलना में क्या करता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा हम लोग को प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो फटाफट से करिए कमेंट, और क्या कीजिए अपने दोस्तों, सखी सहेली मित्रों सबके पास कीजिए, वीडियो को फटाफट से शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए एक शायरी फिर से आप लोग के लिए। जब लोग बदल सकते हैं, कि जब लोग बदल सकते हैं तो फिर ये किस्मत क्यों नहीं, जब लोग बदल सकते हैं तो फिर ये किस्मत क्यों नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर मिशन लाला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा सॉरी, क्या है, एटीपी कोशिका की ओटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है जो एटीपी जो है ना उसमें क्या ना, जो कोशिका में ऊर्जा प्रदान कैसे करता है वो हम लोग को पढ़ना है। श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग तत्काल एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनने में होता है। जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है तो एटीपी टूटता है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा अंत रोशिम क्रियाओं के लिए देता है। यानी कि देखिए ये जो एटीपी है ना इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है ना जब हम लोग शोषण करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा मुक्त होती है ना वो तत्काल के लिए, ठीक है, क्या होता है ना, जो एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और जब ये एटीपी टूटता है ना, ठीक है, तब क्या होता है ना, जो हम लोग को एनर्जी देता है। जब हम लोग को शरीर को एनर्जी चाहिए तब क्या करता है, ये ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और क्या करता है ना, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा, यानी कि जितना हम लोग को ना ऊर्जा जरूरत है बस उतना ही देगा, ठीक है, ज्यादा बेफालतू का खर्च करने के लिए नहीं देगा। अब क्या है, देखिए कार्य इसका क्या है, यह कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह कार्य करता है। यानी कि कोशिका जो है ना उसमें तरह तरह की क्रिया होते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, और कोशिका के तरह तरह के काम के लिए क्या करता है ना, जो निश्चित मात्रा में ईंधन देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल हो गया, कोई भी गाड़ी हो गया, ठीक है, उस समय क्या है ना, जो उसको चलाने के लिए हमको ना ईंधन चाहिए, ईंधन में पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए। कोई भी गाड़ी चल रहा है उसको लिए डीजल चाहिए, तो चाहिए ना ये सब मात्रा में, सही मात्रा में। उसी तरह हम लोग का जो शरीर है ना उसमें क्या करता है, कोशिका अलग अलग भाग अलग अलग काम करता है, उसके लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, यानी कि ऊर्जा चाहिए। पौधों में श्वसन, यानी कि पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण से होता है। यानी कि देखिए क्या होता है ना, जो पौधा सब जो है ना अपना श्वसन कैसे पूरा करता है, तो गैसों का आदान प्रदान करके करेगा, या फिर क्या है, शरीर की सतह द्वारा विसरण विधि से करता है। यानी कि पेड़ पौधा जो होता है ना वो कैसे करता है श्वसन, तो गैस का आदान प्रदान करके करेगा, या फिर विसरण विधि के द्वारा अपना करता है श्वसन पूरा। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। यानी कि पेड़ से होता है ना वो सांस कैसे लेता है, वो शोषण कैसे करता है, तो क्या करेगा, गैस का आदान प्रदान करके वो क्या करता है, रंध्र के द्वारा गैस का आदान प्रदान करके वो शोषण प्रक्रिया पूरा कर लेता है। चलिए फिर से एक शायरी आप लोग के लिए। जेब में गांधी हो या ना हो, कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में कामयाबी की आंधी होनी चाहिए। हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट से आगे। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन की क्रिया प्रकार भिन्न है। यानी कि देखिए पौधा शोषण कैसे करता है, जंतु जीव जंतु शोषण कैसे करता है, दोनों में अंतर क्या है वो अब हम लोग को जानना है। पौधों में शोषण की क्रिया जंतुओं के शोषण के निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। यानी क्या ना, पौधों में शोषण होता है, जंतुओं में भी शोषण होता है, दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। पौधों में प्रत्येक भाग अर्थात जड़ तना पत्तियों में अलग अलग शोषण होता है। यानी कि पेड़ पौधा जो है ना, पेड़ पौधा के अंदर क्या होता है ना, जब पत्ता हो गया, उसका जड़ हो गया, तना हो गया, ये सब क्या करता है ना, जो अपना
अलग अलग वो सांस लेता है। जंतुओं की तरह पौधे श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता, यानी कि जैसे जीव जंतु जो होता है ना वो गैस से क्या करेगा, शोषण करेगा, पौधों से जैसा शोषण परिवहन के द्वारा वो नहीं करता है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है, यानी कि पेड़ पौधा जो है ना उसमें शोषण करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, शोषण करता है, धीरे धीरे करता है, वो धीमा करता है। और जंतु लोग जो है ना वो शोषण थोड़ा सा तेजी से करते हैं, जल्दी से सांस लेते हैं, और पेड़ पौधा एकदम धीमा धीमा करता है। आगे हम लोग बढ़े। जंतुओं में शोषण, अब हम लोग को पढ़ना है जीव जंतु कैसे सांस लेते हैं, वो शोषण प्रक्रिया कैसे पूरा करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम शोषण कोशिका झिल्ली से विसरण विधि द्वारा करता है, यानी कि देखिए कोई भी छोटा मोटा जीव जंतु हो गया, जैसे में एक कोशिकीय जीव को हम लोग ले लिए। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा है, पैरामीशियम है ना जी। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा है और पैरामीशियम है, ठीक है। ये क्या करता है ना, जो शोषण कोशिका द्वारा, शोषण जो है ना किससे करेगा, कोशिका में झिल्ली होता है ना उसके द्वारा, विसरण विधि के द्वारा ये पूरा करता है। बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह में विसरण के द्वारा करता है। और जैसे में देख लीजिए बहुकोशिकीय जीव हो गया, हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा जो है ना वो गैस का आदान प्रदान करके ये वो क्या करता है, विसरण विधि द्वारा अपना शोषण प्रक्रिया पूरा करता है, ठीक है। जलीय जंतु में शोषण, अब हम लोग को पढ़ना है, तब से हम लोग पढ़ रहे थे जीव जंतु में शोषण कैसे होता है, लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है जलीय जंतु, यानी कि जो जीव जल में रहता है, जो पानी में रहता है, उसमें शोषण प्रक्रिया कैसे पूरा होता है वो अब हम लोग को जानना है, ठीक है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि क्या ना, जो भी जीव जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं ना, जो पानी में मिला हुआ जो ऑक्सीजन है ना उसे क्या करते हैं, शोषण के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि देखिए क्या है ना, जो पर्यावरण में क्या है ना, जो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा है, हम लोग के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन क्या है ना पानी जो है ना उसमें थोड़ा सा कम मात्रा में ऑक्सीजन मिला हुआ है। और जो भी जलीय जीव जंतु है ना उसको ना कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत नहीं होता, जितना भी उसके शरीर के लिए जरूरी है वो क्या करता है उतना ही यूज करता है। लेकिन देखिए कैसे, जैसे कोई भी मछली हो गया, अब बस सोचना एक बात हम लोग ये है, जब मछली को हम लोग पानी से निकालते हैं तो वो मर जाती है, और क्या करते हैं उसको पानी में अगर डाल देंगे तो वो जीवित रहता है, क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी मछली हो गया, ठीक है, उसको ना कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसे ले लेता है, कम ही मात्रा में वहां भी रहता है, इसलिए वो जीवित रहता है। और क्या ना, जैसे मछली हो गया उसको पानी से अचानक निकाल दिए बाहर, उसको ना कम मात्रा में ऑक्सीजन वो तब से ले रहा था, और अचानक से क्या हो गया ना, जो उसको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इतना बात में कटिएगा याद। आगे है, इसलिए जलीय जीवों को श्वसन दर असली जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कि देखिए कोई भी जीव जंतु जो है ना, जल में रहने वाले जीव जंतु होती है ना, जमीन पे रहने वाले जीव जंतु की अपेक्षा श्वसन के लिए कम क्या करते हैं, कम उनका श्वसन जो क्रिया होता है ना वो थोड़ा सा धीमी होता है। जल में रहने वाला जीव जंतु का श्वसन क्रिया धीमा होता है, जमीन पे रहने वाला जीव जंतु का श्वसन क्रिया क्या होता है, थोड़ी सी तेज गति से होता है। अब उदाहरण में देखिए, जैसे में जीव, जलीय जीव क्या हो गया, एक मछली हो गया, छुआ हो गया, ये सब जल में रहता है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, यानी कि कोई भी मछली हो गया ना अपने मुंह के द्वारा क्या करती है, जल को अंदर लेती है, बलपूर्वक कुलोम तक पहुंचाती है, यानी कि क्या ना ऊर्जा लगा के, ताकत लगा के उसको क्या करेगी, कुलोम तक पहुंचा देगी, जहां पीले ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है, अब कुलोम कितने पहुंचा देगी, और जहां पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन जो है ना वो क्या करता है ना, जो वहां तक पहुंचा देगा, तो देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, रुधिर तक पहुंचा देगा, रुधिर तक वहां तक ले जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक मोटिवेशन शायरी सुन लेते हैं। वक्त खराब है इसीलिए चुप है, कि वक्त अभी खराब है इसीलिए चुप है, जब दिमाग खराब होगा ना तो सबका हिसाब होगा लाला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्थलीय जीव, यानी कि जो जीव जमीन पे रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में अब हम लोग को जानना है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि जो जीव जंतु पानी में रह रहे थे वो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को यूज कर रहे थे, और ये जो जीव जंतु है जमीन पे रहने वाले हैं, तो क्या है ना, जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना उसे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, विभिन्न जीवों में यह
ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों, फेफड़ों, त्वचा, ट्रैकिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। यानी कि देखिए जितना भी जीव सब है, ठीक है, वो क्या करता है, अलग अलग जीव में अलग अलग को द्वारा क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। जैसे में देख लीजिए मछली, वो क्या करते हैं ना, गिल से सांस लेते हैं, यानी कि गिल्स मिस होता है गलफारा, वो गलफारा से सांस लेते हैं। उसके बाद मनुष्य को देख लीजिए, वो क्या करता है, फेफड़े से सांस लेता है। उसके बाद आप लोग देखिए क्या देखिए, चिलचिट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉकरोच, ठीक है, वो कॉकरोच जो होता है ना, वो ट्रैकिया से सांस लेता है। तो क्या है ना, जितना भी जीव जंतु है, अलग अलग जीव जंतु क्या करता है, अलग अलग शरीर के अंगों से, शरीर के भागों से क्या करता है, श्वसन की क्रिया कंप्लीट करता है, पूरा करता है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। यानी कि देखिए ये जो जीव जंतु सब है ना, वो क्या करता है, अलग अलग अंगों द्वारा क्या करता है, श्वसन की क्रिया पूर्ण करता है। और इनका क्या होता है ना, जो देखिए इनका क्या होता है ना, शरीर का जो रचना होता है ना, उस सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। और बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, यानी कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देगा। और इसका जो शरीर है ना, उसका जो फेफड़ा है ना, वो वायुमंडल के संपर्क में हमेशा रहता है, तभी तो क्या करता है ना, श्वसन की क्रिया पूर्ण करता है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, फेफड़ा से सांस कौन लेता है, मानव हो गया, स्तनधारी हो गया, त्वचा से मेंढक, केचुआ, क्या से कीट, यानी कि कोई भी छोटा मोटा कीट पतंग जैसे में होंगे, तिलचट्टा, ये सब, ठीक है। तो इसको फटाफट से कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उच्च श्रेणी के जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। यानी कि देखिए उच्च श्रेणी के जीव जंतु, यानी कि थोड़े से बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं ना, उनके ना शरीर में देखिए 3 प्रकार के क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। जैसे में देखिए श्वास नली, जिसको कहते हैं ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ा, यानी कि देखिए अब ट्रेकिया हो गया, गिल्स हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है। 3 अलग अलग भाग क्या है, ट्रेकिया, गिल्स और फेफड़ा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़े। श्वसन नली या फिर ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। यानी कि देखिए क्या ना, श्वास नली, ट्रैकिया से कौन कौन जीव सांस लेते हैं बताइए, ट्रैकिया से कौन जीव सांस लेंगे, जैसे में कॉकरोच हो गया, ठीक है, जिसको कहते हैं तिलचट्टा, तिलचट्टा लेगा। और टिड्डा देखिए गाँव घर में देखे होंगे टिड्डा को, कहते हैं भगवान का घोड़ा कहते हैं, अक्सर लोग गाँव घर में टिड्डा को भगवान का घोड़ा ही कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे तिलचट्टा को भी या टिड्डा को भी देखे होंगे, तो ये सब क्या करते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। लोग देख लीजिए, यही है कॉकरोच साहब। आगे देखिए क्या है, गिल्स। गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। यानी कि देखिए जो जल में रहने वाला जीव, यानी कि मछली, ठीक है, ये जो मछली जो है ना, वो क्या करते हैं ना, जो अपने गिल्स से सांस लेते हैं, गलफारा से सांस लेते हैं। ये देखिए ये है गिल, ये जो लाल वाला पार्ट है ना, इसको कहते हैं गिल्स। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों में विशेष लक्षण है। यानी कि देखिए मछली, जितने भी मछली होते हैं सब में क्या होते हैं ना, श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए गिल्स मौजूद होते हैं। मछलियों में गिल्स द्वारा श्वसन होते हैं, यानी कि क्या ना, जितनी भी मछली है ना, वो क्या करते हैं, अपने गलफारा द्वारा, गिल्स द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। देख लीजिए यही मछली का फिगर है। फेफड़ा, अब देखिए फेफड़ा से सांस कौन लेते हैं, वर्ग एम्फीबिया जैसे मेंढक फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा गिल्स से भी शोषण करते हैं। जैसे में देख लीजिए ये मेंढक हो गया ना, ये मेंढक ना बहुत खतरा है, क्या है, बहुत खतरा है। ये क्या करता है ना, जो फेफड़े से भी सांस लेगा, त्वचा से भी सांस लेगा और ट्रैकिया से भी सांस लेता है, ठीक है। ये जो एम्फीबिया है ना, मेंढक है ना, वो क्या करेगा, फेफड़े से भी सांस लेगा, त्वचा से भी सांस लेगा और गिल्स से भी सांस लेता है, ठीक है। अब देखिए रिप्टाइलिया, जैसे में सर्प, लिजार्ड, कछुआ तथा मगरमच्छ, जैसे में रिप्टाइल्स हो गया, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा हो गया, जैसे में सांप हो गया, लिजार्ड हो गया, लिजार्ड में क्या होता है, गिरगिट, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या करता है ना, उच्च श्रेणी की वर्टिब्रिया है। उच्च श्रेणी की क्या वर्टिब्रिया, जैसे में एवीज पक्षी हो गया तथा मेमेलिया जैसे मनुष्य हो गया, ये सब क्या करता है, सिर्फ फेफड़े द्वारा सांस लेता है, ठीक है। लेकिन ये है ना मेंढक, ये क्या करता है ना, जो त्वचा से भी सांस लेता है, गिल्स से भी लेता है और फेफड़े से भी सांस लेता है। ये बहुत खच्चर किस्म का व्यक्ति है। देखिए मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग पर अनुरक्षण करती है
तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी कि देखिए जब क्या है, कोई भी मनुष्य सांस लेगा, ठीक है, सांस जब लेता है ना, तो वायु जिस द्वार से जाता है, जिस रास्ते से वायु जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी कि जब कोई भी मनुष्य सांस लेगा, सांस में क्या होता है ना, जब सांस लेने वक्त, श्वसन करने वक्त क्या होता है, हवा उसके शरीर के अंदर जाता है। तो जिस मार्ग से हवा उसके शरीर के अंदर जाएगा, उसी मार्ग को क्या बोलेंगे, श्वसन मार्ग बोलते हैं। ठीक है, श्वसन मार्ग निम्नलिखित है। यानी कि अब हम लोग को पढ़ना है श्वसन मार्ग कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा है। नासिक छिद्र, नासिका छिद्र, ग्रासनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रेकाई, श्वासनीय, ब्रेकोल्स, श्वासनिका, वायु कोश, रुधिर कोशिका। यानी कि देखिए क्या है ना, जो हम लोग, कोई भी मनुष्य जब सांस लेता है, ठीक है, क्या होता है ना, जो सांस लेने के लिए एक निश्चित अंग, यानी कि श्वसन करने के लिए एक निश्चित अंग दिया हुआ है, वो अंग के बारे में, यानी कि एक फेफड़ा से तो हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन फेफड़ा से सांस लेते हैं तो फेफड़ा के साथ कौन कौन से मौजूद होते हैं पार्ट, कौन कौन से अंग मौजूद होते हैं जो उनका साथ देता है श्वसन करने के लिए। जैसे में हो गया नासिका छिद्र हो गया, ग्रासनी हो गया, स्वर यंत्र हो गया, श्वास नली हो गया, ब्रेकाई हो गया जिसको श्वासनीय बोलते हैं, ब्रेक्यूल्स हो गया, उसके बाद वायुकोश हो गया, रुधिर हो गया और कोशिका हो गया। ठीक है, ये सब क्या करता है ना, जो फेफड़े के साथ उसका हेल्प करता है। जैसे में आप लोग देखते होंगे, एक दोस्त से मार होता है तो 5 गो दोस्त को बुला लेते हैं, हाँ अरे भैया वहाँ पे मार हुआ, चल जल्दी से हमको बचा लेना, तो बोलते हैं ना। उसी तरह क्या है ना, जब फेफड़ा एक सिंगल है, ठीक है, और वो क्या करता है ना, जब वो जब वो क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया स्टार्ट होता है, श्वसन प्रक्रिया चालू होता है, तो उस समय क्या करता है ना, जो अपने जो अड़ोसी पड़ोसी के अगल बगल के दोस्त सब से वो क्या करता है, अपने साथ मिला लेते हैं। जैसे में ये देखिए, ये सब ना, वो जो है ना, उसका अड़ोसी पड़ोसी का अगल बगल का दोस्त सब है जो उसके साथ काम करता है। अब हम लोग को पढ़ना है डायफ्राम। यह पक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यानी कि देखिए, ये जो डायफ्राम होता है ना, यहाँ से ये ऊपर होता है, यहाँ से क्या होता है, ऊपर। यानी कि देखिए, ये जो डायफ्राम है ना, ये पक्ष उदर गुहा, उदर गुहा समझ रहे हैं, यानी कि पेट से थोड़ा सा ऊपर होता है, या संयोजी उत्तक का बना होता है। ये किस उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। निःश्वसन में 75% योगदान करता है। यानी कि देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये डायफ्राम है ना, वो क्या करता है, निःश्वसन, यानी कि क्या ना, जो हम लोग सांस लिए हैं, ठीक है, अब वो हवा को भी निकालना है, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, जो ये श्वसन प्रक्रिया जो है ना, उसमें 75% भाग लेता है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यानी कि ये जो है ना, डायफ्राम जो है ना, उधर गुहा से ऊपर जो डायफ्राम है, ये टूट जाएगा तो कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता है। ठीक है, नासिका छिद्र नाक का भाग है। यानी कि जो नासिका छिद्र है, वो कहाँ का भाग है, नाक का भाग है। इस भाग से वायु अंदर जाती है। यानी कि नासिका छिद्र है ना, ये नासिका छिद्र, ये क्या है, नासिका छिद्र। इस नासिका छिद्र के दौरान क्या होता है ना, जो वायु नाक से जाता है, ठीक है, को पढ़ना है ग्रासनी। यह नासिका छिद्र के नीचे और मुख गुहा के पीछे होता है। यानी कि ये जो ग्रासनी है, नासिका छिद्र से, यानी कि नासिका छिद्र ये है ना, इससे नीचे होता है, और नीचे कहाँ पे होता है, तो मुख गुहा से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस मार्ग से भोजन और वायु दोनों जाता है। यानी कि देखिए, ये जो ग्रासनी है ना, इसके द्वारा भोजन भी जाता है और वायु, यानी कि हवा भी जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है स्वर यंत्र। ग्रासनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी सी रचना स्वर यंत्र में खुलती है। यानी कि देखिए, ये जो ग्रासनी है, ठीक है, और कंठ द्वार है, उसके ठीक नीचे एक छोटी सी रचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, वो रचना क्या होता है ना, स्वर यंत्र में ही जाके खुलता है। यह ग्रासनी के ठीक नीचे पाया जाता है। यानी कि स्वर यंत्र कहाँ होता है, तो ग्रासनी के ठीक नीचे होता है। यह आवाज निकालने में सहायक होता है। यानी कि हम लोग जो बोल पा रहे हैं ना, ये सब किसका काम है, ठीक है, इसका ये है, ये कि बहुत बड़ा योगदान करता है जो हम लोग बोल पाते हैं। स्वर यंत्र जो है ना, बहुत ज्यादा योगदान कर रहा है हम लोग के लिए। जो हम लोग थोड़ा बहुत भी जो भी बोल पाते हैं, वो इसी के द्वारा। ई बाबा अगर नहीं रहा ना, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग इशारा से बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अब एक शायरी आप लोग के लिए है। उड़ने दो मिट्टी को, कि उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक उड़ के जाएंगे।
कि उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक उड़ के जाएंगे, जब साथ छूटेगा हवा का तो फिर जमीन पर ही आएंगे। फेफड़ा, यह मानव के वायु बक्ष गुहा, ये मानव के बक्ष गुहा में पाया जाता है। यानी कि जो फेफड़ा है ना वो कहाँ होता है, मानव के बक्ष गुहा में होता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। यानी कि फेफड़ा जो है ना वो श्वसन के लिए सबसे मुख्य है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो सबसे इंपोर्टेंट भाग क्या है, फेफड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कैगो होता है, 2 होता है, फेफड़ा 2 होता है। यह प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली द्वारा ढका होता है। यानी कि ये जो फेफड़ा है ना ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। फेफड़ा का कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। यानी कि इसका काम है खून को साफ रखेगा, अर्थात फेफड़ा रक्त के ऑक्सीजन मिलाकर उसे शुद्ध करता है। यानी कि जो फेफड़ा है ना वो क्या करेगा, खून में थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला देगा, ले तू मिला ले, तू मिला ले। ठीक है, ये क्या करेगा, रक्त में क्या करेगा, ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन बाबा है ना इसको क्या करेगा, तन तनी मिला देगा। अब वो क्या कर देगा, मिला कर शुद्ध कर देगा, उसको साफ कर देगा। यह सीने के 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित होता है। यानी कि देखिए हम लोग का जो सीना है ना, ठीक है, छाती है ना, उसके अंदर 12 गो पसली, क्या वो पसली है, 12 गो पसली, उस पसलियों के क्या होता है, अंदर होता है, क्या है वो, फेफड़ा। ठीक है, ये पसलियों के क्या होता है, अंदर होता है, क्या होता है, 12 गो होता है पसलियों के बीच में, मतलब अंदर। अब हम लोग को पढ़ना है श्वास नली। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाती है। यानी कि सांस, ये जो है ना श्वास नली, इसी के द्वारा क्या होता है ना, जब फेफड़ा के अंदर वायु जाता है, ट्रैकिया श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में विभाजित होते हैं। यानी कि श्वास नली जो है ना वो आगे चलकर कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ता है। इसे ब्रेकाई कहते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकाई। ब्रेकाई आगे जाकर कई कई शाखाओं में विभाजित होता है। यानी कि ब्रेकाई जो है ना जब आगे थोड़ा सा बढ़ता है उसको बहुत सारे भागों में बांट दिया जाता है, जिसे ब्रेकियोल्स श्वास श्वासनिका कहते हैं। यानी कि देखिए ये जो है ना ब्रेकाई जो है ना आगे जाएगा तो बहुत सारे अंगों में बढ़ जाएगा, बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद में इसको ना ब्रोकियोल्स बोलेंगे या फिर श्वासनिका कहते हैं। जब बढ़ जाएगा तो इसको ब्रोकियोल्स कहेंगे या फिर श्वासनिका कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है ब्रेकाई और ब्रेकियोल्स। श्वास नली 2 शाखाओं में विभाजित होकर ब्रेकाई बनती है। यानी कि श्वास नली है ना 2 भागों में बढ़ जाएगा, वो क्या होता है ना, बढ़ने के बाद ना उसको ब्रेकाई कहते हैं। ब्रेकाई आगे चलकर ब्रेकियोल्स, यानी कि ब्रेकाई जो है ना आगे चलकर थोड़ा सा और विभाजित होगा, बटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकियोल्स बोलेंगे, जो वायु को फेफड़े के हर भाग तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो ब्रेकियोल्स होते हैं ना ये हवा को ना फेफड़ा के हर एक अंग में पहुंचा देगा। वायु कोश श्वासनिका फेफड़े के अंदर पतली शाखाओं में बट जाती है। यानी कि देखिए ये जो है ना श्वासनिका ना क्या होता है ना फेफड़े के अंदर पतली पतली शाखाओं में, यानी कि छोटे छोटे शाखाओं में बट जाते हैं। ये शाखाएं छोटी छोटी गोल संरचनाओं में विभाजित होता है, जिसे वायु कोश कहते हैं। यानी कि ये जो है ना पतला पतला छोटा छोटा ना शाखाएं बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है छोटी छोटी गोल, यानी जैसे में हम लोग हल्दी देखते हैं ना, हल्दी का क्या बोलते हैं वो, हल्दी का जो हल्दी जो रहता है, ठीक है, वो हल्दी की तरह ये दिखता है साफ। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वायु कोश। चलिए आगे है वायु कोश की संख्या 3 गुने 10 पे पावर 8 होती है। यानी कि क्या ना जो ये छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है ना हल्दी की तरह दिखने वाला उसको कहते हैं वायु कोश। और ये जो वायु कोश है उसकी संख्या कितनी होती है, 3 गुने 10 पे पावर 8 होती है। यानी कि वायु कोश की संख्या कितनी होती है, 3 गुने 10 पे पावर 8 होता है। तो इसको कर लीजिएगा याद, फटाफट से कीजिए इसको नोट डाउन। ठीक है, उसके बाद कर लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लिखने का मन नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया, श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। यानी कि देखिए ये श्वसन जो है ना वो 2 क्रियाओं का, 2 अलग अलग कामों का एक सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है। यानी कि पहला काम में क्या होता है ना, जो हवा नासिका से यानी कि नाक से होता हुआ फेफड़ा तक पहुंचेगा, इसका ऑक्सीजन फेफड़े के दीवार में एक स्थित रक्त कोशिका के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। यानी कि देखिए नासिका छेद से फेफड़ा के अंदर हवा पहुंचेगा, ऑक्सीजन फेफड़े के दीवार पे स्थित रक्त कोशिका में रक्त चला जाता है। यानी कि क्या ना जो रक्त कोशिका ना उसके अंदर रक्त चला जाए, खून चला जाए, उसी प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवास। इसे
इसके विपरीत दूसरी क्रिया यानी कि देखिए इसके ठीक उल्टा दूसरा काम है उच्च श्वास कहलाती है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा जो होता है उसको उच्च श्वास कहते हैं। इसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका छिद्र से बाहर निकल जाती है। यानी कि देखिए हम लोग श्वसन क्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है, और अभी हम लोग ना प्रवास पढ़े। श्वास का जस्ट उल्टा क्या होता है? उच्च श्वास, ठीक है। इस क्रिया में जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऐसा तो नहीं सिर्फ ऑक्सीजन ही अपने अंदर डालते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन सिर्फ हम लोग के शरीर के अंदर जाता है, नहीं, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है, बहुत सारे गैस भी मिले होते हैं। क्या होता है ना, जो हम लोग ऑक्सीजन जब सांस में लेते हैं ना वो बहुत सारे गैस भी सांस में चला जाता है, ऐसा नहीं ऑक्सीजन ले रहे हैं, बहुत सारे गैस भी चला जाता है हम लोग के श्वसन क्रिया के दौरान। तो उस समय क्या होता है ना, जो हम लोग के शरीर को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छांट लेगा, फेफड़ा ऑक्सीजन को अलग कर लेगा और बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको ना फिर से श्वसन करने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। तो अब क्या होता है ना, जो हम लोग सांस छोड़ते भी है, सांस लेने के बाद सांस छोड़ते भी है, तो क्या होता है ना, जो उस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्च श्वास बोलते हैं। श्वसन की दो अवस्थाएं प्रवास और उच्च श्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, यानी कि सांस लेने की दो प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया क्या है, श्वासोच्छ्वास है, दूसरा क्या है, प्रवास है, ठीक है। एक है प्रवास, दूसरा क्या, उच्च श्वास, दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, उसको श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। यानी कि पहला प्रक्रिया है प्रवास, दूसरा प्रक्रिया है उच्च श्वास, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़े से बढ़ लेते हैं आगे की ओर।